भारत के इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं की सीरीज के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे महान देश के कुछ और सिपह सालारों के नाम और उनकी वीरता की गाथा बताने जा रहे हैं। ये वो वीर थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये सभी योद्धा एक सपने को लेकर चले थे और उसे पूरा करने के लिए इन्होंने किसी भी संकट की परवाह नहीं की। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में जिस वीर योद्धा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उनका नाम सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी, क्योंकि उस योद्धा का नाम आपने वैसे तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन कैसे हम उसे योद्धाओं की श्रेणी में रख रहे हैं, ये जानकर आप अचंभित जरूर होंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और धर्म के चश्मे को हटाकर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पोरस। जिस समय सिकंदर अपने विजय अभियान को पूरा करने के इरादे से भारत की ओर बढ़ रहा था, उस समय उसके सामने बहुत सी चुनौतियां थीं। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पोरस जैसे राजा की थी। पोरस को राजा पुरु के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पस का युद्ध हुआ, जिसे पितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध बहुत भयंकर था, जिसके बाद सिकंदर को एहसास हो गया कि वो अपना विजय अभियान जारी नहीं रख सकता। युद्ध से पहले जीत के नशे में चूर सिकंदर ने पोरस को उसकी अधीनता स्वीकार करने का संदेश भिजवाया था, जिसे पोरस ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सिकंदर और पोरस के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इतिहासकारों की माने तो इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी, पर क्योंकि सिकंदर इस युद्ध के बाद वापस लौट गया था, इसीलिए भारत से प्रेम करने वाले लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि पोरस की हार हुई थी। कुछ प्रोफेसर तक ये मानते हैं कि ये इतिहास यूरोपियंस के द्वारा लिखा गया था, इसीलिए उन्होंने युद्ध में सिकंदर को ही जीता हुआ बताया था। वैसे तो पोरस की सेना की संख्या सिकंदर की सेना से बहुत कम थी और पोरस के सैनिक इतने निपुण नहीं थे जितने बहुत से युद्ध लड़ने के बाद सिकंदर के सैनिक हो चुके थे। फिर भी पोरस के पास हाथी थे जो उसकी बहुत बड़ी ताकत थे। इन हाथियों ने सिकंदर की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन बारिश की वजह से पोरस की सेना के रथ कीचड़ में फंस गए और युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी। युद्ध के बाद पोरस को बंदी बना लिया गया और जब पोरस से पूछा गया कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, तब पोरस ने कहा कि उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसके बाद की कहानी पर इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पोरस और सिकंदर में मित्रता हो गई थी और पोरस ने सिकंदर के अधीन शासन करना स्वीकार कर लिया था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि सिकंदर ने पोरस का वध कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज। एक समय था जब भारत में ज्यादातर राजा मुगलों की अधीनता को स्वीकार करते जा रहे थे, लेकिन दक्कन में एक वीर था जिसे किसी की अधीनता स्वीकार नहीं थी। ये उस वीर का सपना ही था कि उसके द्वारा बनाया गया मराठा साम्राज्य एक समय बहुत विशाल हो गया था। उस वीर योद्धा का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी के पिता बीजापुर सल्तनत में सेना के कमांडर थे, लेकिन शिवाजी को किसी की अधीनता स्वीकार नहीं थी। उन्होंने छोटी सी आयु में ही अपने आसपास के लोगों को साथ मिलाकर अपनी सेना बना ली थी। वो जानते थे कि उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं कि वो सीधा किसी से मुकाबला कर सकें, इसीलिए उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली का सहारा लिया। शिवाजी ने एक के बाद एक किला जीतते हुए आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। शिवाजी ने अफजल खान को मारकर अपनी योग्यता सिद्ध कर दी थी। अब शिवाजी से परेशान औरंगजेब ने सहिस्ता खान को शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने उसके घर पर हमला कर दिया। इस हमले में शाहिस्ता खान भागने में सफल रहा था, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कट गई। एक समय ऐसा आया जब औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को कैद कर आगरा के किले में बंद करवा दिया, पर शिवाजी उसकी कैद से निकलने में भी सफल रहे। इसके बाद मराठाओं की तरफ से शिवाजी को छत्रपति घोषित कर उनका राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधानों का गठन किया था और पेशवा उनमें से एक होते थे। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, लेकिन जो सपना वो लेकर चले थे उसी को आगे बढ़ाते हुए बाद के राजाओं और पेशवाओं ने एक बड़े मराठा साम्राज्य का निर्माण किया था। राणा सांगा। ये वो योद्धा था जो एक हाथ, आंख और पांव नहीं होने के बाद भी युद्ध भूमि में सबसे आगे रहकर दुश्मन से लोहा लेने में सक्षम था। राणा सांगा का नाम भले ही कम लोग जानते हैं, लेकिन राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान
इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर से भी लड़ाइयाँ लड़ी थी। राणा सांगा राणा कुंभा के वंशज थे। राणा सांगा को महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता था। राणा सांगा की इब्राहिम लोदी के साथ भिड़ंत खतौली के मैदान में हुई थी। 5 घंटे चली इस लड़ाई के अंत में राणा सांगा की विजय हुई थी। इसके बाद एक बार फिर से इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच धौलपुर की लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में भी लोदी की हार हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, लेकिन भारत में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए उसे अभी बहुत सी जंगें लड़नी थी। बाबर के सामने उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती राणा सांगा की थी। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा में भयंकर युद्ध हुआ। बाबर के पास विनाशकारी तोपें थी जो राणा सांगा की सेना के लिए नई थी। बाबर ने राणा सांगा के सेनापति को भी अपने साथ मिला लिया था। राणा सांगा लड़ाई के मैदान में घायल हो गए और उन्हें कुछ दूरी पर एक स्थान पर ले जाया गया। वहां एक विश्वासघाती ने विष देकर उनकी हत्या कर दी थी। इस तरह से एक और वीर योद्धा अपनी मिट्टी के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया और भारत में मुगल राज की स्थापना हुई। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ था। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था, क्योंकि एक बार टीपू शिकार पर गए और वहां एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। तब टीपू सुल्तान ने अपनी डैगर से उस बाघ को मौत के घाट उतार दिया था। तब से उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हैदर अली ने टीपू सुल्तान को हर तरह की शिक्षा दिलवाई थी। सिर्फ 15 साल की छोटी सी उम्र में ही टीपू सुल्तान ने अपने पिता के साथ दूसरे एंग्लो मैसूर वार में भाग लिया था। चौथे एंग्लो मैसूर वार में ब्रिटिश निजाम और मराठाओं ने मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया था। इस लड़ाई में टीपू सुल्तान की सेना की संख्या इन तीनों सेनाओं के मुकाबले बहुत कम हो गई थी। इस कारण इस लड़ाई में टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा था। टीपू सुल्तान का साथ फ्रेंच आर्मी ने दिया था, लेकिन भारत में उनकी स्थिति बहुत कमजोर थी। चौथी एंग्लो मैसूर वार के समय जब फ्रेंच आर्मी ने टीपू सुल्तान से कहा कि अगर आप बचकर निकलना चाहते हैं तो हम आपको मैसूर से निकालने में मदद कर सकते हैं, तब टीपू सुल्तान ने कहा था कि हजारों साल बकरी की तरह जीने से अच्छा है मैं एक दिन टाइगर की तरह जीऊं। भले ही चौथे एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान की हार हुई थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे। टीपू सुल्तान को पहला रॉकेट मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने एक भाषण में भी इस बात का जिक्र किया था। टीपू सुल्तान की हार के बाद उनके आर्मी के रॉकेट्स को अंग्रेजों के द्वारा लंदन के रॉयल आर्टिलरी म्यूजियम में डिस्प्ले भी किया गया था। रॉकेट्स बनाने की ये तकनीक हैदर अली के वक्त से ही शुरू कर दी गई थी और बाद में टीपू सुल्तान ने इसे आगे बढ़ाया था। टीपू सुल्तान के राज में मैसूर के पास धन की कोई कमी नहीं थी और अकेले मैसूर की पर कैपिटा इनकम ब्रिटेन और नीदरलैंड से भी ज़्यादा थी। टीपू सुल्तान के समय में मैसूर में सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते थे। वो हिंदू मंदिरों के लिए बहुत सा धन दान भी दिया करते थे और उनके राज में किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था। महात्मा गांधी। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े योद्धाओं की सूची में अगला नाम महात्मा गांधी का है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इस वीडियो को बनाने में कोई गलती हुई है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है और महात्मा गांधी को हमने इस लिस्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि एक कमज़ोर सा दिखने वाला आदमी अकेले पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेजों से लड़ने की हिम्मत रखता है, तो उसे वॉरियर क्यों ना कहा जाए। वॉरियर का मतलब सिर्फ हिंसा या युद्ध में लड़ने वाले किसी इंसान से नहीं होता, बल्कि वॉरियर वो होता है जो बिना डरे गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत रखता है। दुबले पतले शरीर के गांधी ने ना सिर्फ अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाई, बल्कि उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर भी कर दिया। यहाँ पर हम दूसरे किसी क्रांतिकारी की भूमिका को कम करके नहीं आंक रहे और आगे आने वाले वीडियो में हम उन्हें भी शामिल करेंगे। लेकिन अगर बात करें गांधी की, तो उनके चलाए आंदोलनों ने अंग्रेजों की चूलें हिला दी थी। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था, मतलब कानूनी रूप से हम अंग्रेजों के अधीन थे। ऐसे में अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे बड़े आंदोलन को शुरू करने वाले गांधी की इच्छा शक्ति और मनोबल का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। आज के समय में जब हमारे लोगों की सरकार में ही
कोई भूखमरी बेरोजगारी दूर करने की बात करता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ये हम सब जानते हैं। आज़ादी की वो लड़ाई कितनी मुश्किल थी, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक लेख लिखने के कारण ही उन्हें 6 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी। गांधी जी ने बहुत बार आमरण अनशन भी किया, जिससे अंग्रेजी हुकूमत को एहसास हो गया कि उन्हें भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे महान योद्धाओं की गाथा। और किस योद्धा के बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।